हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। एक बहुत अच्छा पेपर है इकोनॉमिक्स में जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरव्यू देखेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये जो चीज़ें हैं कैसे इकॉनमी पे इफ़ेक्ट लाती है और कैसे हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से है तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। थर्ड सेम में आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, दिस इज़ योर पेपर जिसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये जो आपने सेकेंड सेम में पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके सेकेंड सेम का सिलेबस था। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो ये जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है यही एक ब्रांच है उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो क्या करता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मनी। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ मनी, मनी एक बहुत ही पावरफुल टूल है एक इकॉनमी में, जो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। सो monetary economics is a branch of macroeconomics that studies the nature, role and impact of money। किस पे? एक इकोनॉमी पे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, we analyze how money supply, this is the first thing you have to understand, central bank and financial institutions affect economic variables। ठीक है, क्या हम इसमें देखते हैं कि मनी सप्लाई, जो हम डिस्कस करेंगे कि मनी सप्लाई होती क्या है, कैसे मेजर करते हैं। सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के केस में ये आरबीआई है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी वर्क करते हैं एक इकॉनमी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका क्या इफ़ेक्ट है किस पे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एम्प्लॉयमेंट and overall economic growth। Okay, so this branch of macroeconomics, which we called as monetary economics, analyzes how money supply, central banking and financial institutions affect economic variables like inflation, interest rate, employment and overall economic growth। Okay, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम डील करेंगे ज़्यादातर मनी के साथ। मनी सप्लाई इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस मनी सप्लाई को कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। और किसके ज़रिए देखता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए देखता है। और इसके हिसाब से कौन से वेरिएबल्स को ये इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ये इफ़ेक्ट डालते हैं, वो हम समझेंगे। सो ये जो लाइन है ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ये पेपर ख़त्म किया हो पढ़ के। ठीक है, जब आपको पता हो मनी सप्लाई क्या है, जब आपको पता हो सेंट्रल बैंकिंग क्या है, जब आपको पता हो इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को कैसे चेंज करता है सेंट्रल बैंक, और उसके चेंज करने से मनी सप्लाई कैसे चेंज होती है, उस मनी सप्लाई चेंज होने से कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो जो ये इंटरलिंकेज है इन सब के बीच में, वो हमें समझना है। ये इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को देते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कीजिए आप। सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, और इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट लाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जिसकी वजह से ये सारा खेल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का चलता है। ठीक है, अब इस पेपर के जो सेंट्रल थीम्स है, जो हमें ज़्यादा फोकस में लाने हैं, जो सेंट्रल एरिया है इस पेपर के, वो क्या क्या है। पहला है एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन। हमें इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सेंट्रल बैंक है डिसाइड करता है सब कुछ इसी इन्फ्लेशन के पैरामीटर पे।
सो पहली चीज़ जो हमें पूरी तरीके से समझ आनी चाहिए, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इसीलिए पहले हम एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। सेकेंड कोर थीम जो इस पेपर का है, दैट इज़ रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, उसका रोल क्या होता है कि इकॉनमी में, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इकॉनमी में, कैसे सेंट्रल बैंक चेंज करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे समझेंगे हम। डिज़ाइन एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन कौन करता है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस हम कैसे देखते हैं, इस मॉनेटरी पॉलिसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है, ये सब तीसरा थीम है इस पेपर का। और इसके बाद जब हमने ये समझ लिया हो, तब हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मनी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, कि मनी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। क्या अगर हम मनी को बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, या मनी को हम डिक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट डिक्रीज़ होगा। ऐसी एम्प्लॉयमेंट के साथ इनका क्या रिश्ता है, हम देखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक होता क्या है, ये करता क्या है, जैसे आरबीआई को हम इंडिया के केस में समझेंगे। ये कोर थीम्स है आपके पेपर के, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, रिलेशनशिप्स एंड सेंट्रल बैंकिंग। ओके, तो यही कीवर्ड्स है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो कीवर्ड्स यही है यहाँ पे। देखिए, मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ। यहाँ भी देखिए इसकी कोर थीम्स इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंकिंग। सो अब सिलेबस जैसे डिज़ाइन किया है, मैं उस तरीके से तो नहीं जाऊंगा। आई विल प्रोसीड इन एन एफिशिएंट वे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। सो ये प्लान होगा इस पूरी सीरीज़ का, जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम यहाँ पे देखेंगे। पहले जो डिस्कस करेंगे हम इन्फ्लेशन को समझेंगे, इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और इन्फ्लेशन के पैरामीटर समझेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझेंगे, इन्फ्लेशन कैसे इफ़ेक्ट लाती है प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे, एक इकॉनमी पे फिर कैसे इफ़ेक्ट लाती है, और इन्फ्लेशन कैसे मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मनी सप्लाई देखेंगे। जब हम इन्फ्लेशन समझ चुके होंगे, मनी सप्लाई समझ चुके होंगे, तब हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें समझने के बाद ही हम मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके क्या क्या टूल्स है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स को जब आरबीआई चेंज करता है या एक सेंट्रल बैंक चेंज करता है, तब क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इकॉनमी पे, ये समझेंगे। उसके बाद हम आरबीआई को समझेंगे कि आरबीआई क्या है, कैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई, और आरबीआई कैसे मैनेज बाकी बैंक्स को करता है। ये अगर यही प्रोसीजर रहेगा इस लेक्चर सीरीज़ का, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई। ओके, सो ये जनरल ओवरव्यू था आपके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के पेपर का। आपको बस इस स्लाइड में याद रखना है कुछ कीवर्ड्स, जैसे सिर्फ याद रखना है इन्फ्लेशन वर्ड, आपको याद रखना है मनी सप्लाई वर्ड, आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कोई वर्ड है, आपको याद रखना होगा सेंट्रल बैंक। बस यही 4 वर्ड्स आपको इस स्लाइड में याद रखने हैं, और ये चारों चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब ये सारी सीरीज़ ख़त्म होगी। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पेपर। ओके, सो एज डिस्कस्ड हम शुरू करेंगे इन्फ्लेशन के साथ। पहले हम इन्फ्लेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट रहेगा, उतना इजी हमारे लिए आगे बढ़ना आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं हम इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को जब हम डिज़ाइन करते हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसके
की वजह से हम इस मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं, जिस चीज़ के हिसाब से हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन जैसी होगी वैसी ही मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन आपको पता होगा, इन्फ्लेशन क्या है? इट इज़ द परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। परसिस्टेंट राइज मतलब धीरे धीरे जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जनरल प्राइस लेवल का राइज होना, ऐसा नहीं कि आज कोई चीज़ 10 रुपए की है कल वो 20 की होगी तो ये इन्फ्लेशन कहलाएगा। ये परसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज 5 रुपए है कोई कमोडिटी, कल 10 रुपए होगी, फिर चलती रहेगी 10 रुपए, फिर 15 होगी। ये परसिस्टेंट राइज होना चाहिए, 5, फिर थोड़ा 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 बढ़ा, फिर एक टाइम के बाद बढ़ता बढ़ते 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 6 रुपए हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 7 रुपए हो गया। तो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली ये राइज होना चाहिए इन जनरल प्राइस लेवल, उस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, ज़रा इसको हम समझते हैं। ये जनरल प्राइस लेवल क्या है? जनरल प्राइस लेवल कैसे हम देखते हैं? आप देखिए, जनरल प्राइस लेवल को हम देखने के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। इसमें बहुत तरीके के गुड्स हो सकते हैं और बहुत टाइप्स के सर्विसेज हो सकते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम एक बास्केट में लेते हैं और उनका एवरेज प्राइस निकालते हैं। जैसे गुड्स में हम ले ले फूड, ठीक है, गुड्स में हम ले ले इलेक्ट्रिसिटी, फूड गुड्स में हम ले ले आपके क्लोथ्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज़ को हम लेंगे। सर्विस में हम लेंगे, जैसे बार्बर की शॉप पे आप जाते हैं वो आपको सर्विस देता है। जैसे हम देखें ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी सर्विसेज को लेते हैं, फिर हम उनका एवरेज प्राइस देखते हैं। सबका मिला के इन सब का एक एवरेज प्राइस क्या होता है, उसी को हम जनरल प्राइस लेवल का नाम देते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई डिटरमाइन करता है। तो ये एवरेज प्राइस आपको कहाँ पे दिखेगा? आपने अगर सुना होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक और को हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, जो आप सीपीआई को पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कहिए या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहिए, बात एक ही है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को किस प्राइस पे ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है, कि इस जनरल प्राइस लेवल से कितना ज़्यादा या कितना कम वो गुड या सर्विस अवेलेबल है मार्केट में, उसको सीपीआई कहा जाता है और उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये लिंक्ड होता है रिटेल मार्केट के साथ, ओके। और दूसरी तरफ से हमारे पास होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये लिंक्ड होता है होलसेल के साथ। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम इंक्लूड करते हैं बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जब हम डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ गुड्स हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि होलसेल में हम कभी सर्विसेज को खरीदते नहीं हैं, ठीक है। हम होलसेल प्राइस पे सिर्फ गुड्स को खरीदते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सीपीआई में बोथ इंक्लूड होते हैं गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, बट इन होलसेल वी हैव ओनली गुड्स बिकॉज वी डोंट परचेज services from wholesale market, okay। So this is related to the consumer and this is related to the businessman। तो recently होलसेल प्राइस इंडेक्स जो डब्ल्यूपीआई है, इसको चेंज कर दिया है विथ पीपीआई, प्रोड्यूसर्स इंडेक्स,
ठीक है, वो कभी हम देखेंगे। इस वक्त जो ब्रॉड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सीपीआई, या जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये होता है जनरल प्राइस लेवल, इट इज़ जस्ट एन एवरेज प्राइस ऑफ दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, ये परसिस्टेंट राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल होता है। जनरल प्राइस लेवल क्या है वो बता दिया। अब इसकी इफ़ेक्ट क्या है, क्या असर पड़ते हैं अगर इन्फ्लेशन हो। पहली चीज़ जो इन्फ्लेशन की वजह से होता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं आपकी वैल्यू कम हो जाती है उस करेंसी की। जैसे आप देखिए कि एक वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल पहले आप 10 रुपए में ख़रीदते थे, अब आप यही वाटर बोतल धीरे धीरे प्राइस राइज हुआ और एक वक्त पहुंचा जब ये 20 रुपए हुआ। तो कमोडिटी सेम है, वही वाटर बोतल, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से इस करेंसी का वैल्यू कम हो गया, इस करेंसी ने अपना वैल्यू खो दिया। ठीक है, कैसे खो दिया, क्योंकि अब आपको सेम कमोडिटी को परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। इसका मतलब जो वैल्यू 10 रुपए की थी, आज से कुछ टाइम के बाद वही वैल्यू 20 रुपए की हो जाएगी। सो धीरे धीरे ऐसे ही प्राइस का जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू है वो कम हो जाना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक ज़माने में 10 रुपए एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन आज 10 रुपए में मुश्किल ही आप कुछ खरीद पाएंगे। सो धीरे धीरे डोमेस्टिक करेंसी अपना वैल्यू लूज़ करने लगती है जब इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आती है। अब जैसे ही प्राइस राइज होता है तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर का गिरता होता है। जैसे एक बंदा है वो जॉब कर रहा है एंड इसका पे है ₹100, ये 100 रुपये कमाता है। और 100 रुपये जब ये एक वक्त पे कमाता था, जैसे टाइम पीरियड T1, जैसे 2012 की बात करें, तो 100 रुपये में ये 70 रुपीज़ कंज्यूम करता था और 30 रुपीज़ आराम से सेव कर लेता था। लेकिन जब हम टाइम 2 पे, जैसे हम 2020 में आए, तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है, प्लस 10 रुपीज़ इसको लोन लेना पड़ रहा है ताकि ये इसी जो ये कमोडिटीज़ ख़रीदता था, सेम कमोडिटीज़ ख़रीदने में इसको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो धीरे धीरे परचेजिंग पावर कंज्यूमर का ख़त्म होने लगता है, और जैसे ही परचेजिंग पावर कम होता है डिमांड खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता रहता है तो इंडिविजुअल शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो जैसे ही डिमांड कम होने लगी एक इकॉनमी में, डिमांड, एक बात याद रखिएगा, डिमांड इज़ द की। जब तक डिमांड रहेगी एक इकॉनमी ग्रो करती रहेगी। जिस दिन डिमांड घटना शुरू हुई उस दिन एक इकॉनमी रिसेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है इकॉनमी का, क्योंकि इससे आपकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट होती है। डेली लाइफ, आप क्या खरीदते हैं, कौन सा गुड आप खरीदते हैं, कौन सी सर्विस, कौन सी कमोडिटी खरीदते हैं, हर एक जिसको इन्फ्लेशन के बारे में पता हो चाहे इन्फ्लेशन के बारे में पता ना हो, उसकी लाइफ को ये अफेक्ट किसी न किसी तरीके से ये इन्फ्लेशन का एक वेरिएबल अफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। ठीक है, तो आ, अब कैसे हम देखते हैं इस चीज़ को, वो हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन अब कैसे, हाउ, तो ये इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं या इन्फ्लेशन कैसे होती है, पहले ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन होती कैसे है। अब देखिए, आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक जनरल टर्म है और आरबीआई विथ रेफरेंस टू इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई क्या करती है, प्रिंट करेंसी करती है। ठीक है, पेपर करेंसी ये प्रिंट करती है। तो प्रिंट करेंसी करने का मतलब कि आरबीआई, हम देखिए एक आम भाषा में अगर हम सोचें तो आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा वो प्रिंट कर सकती है। तो धीरे धीरे नए नोट आते हैं मार्केट में। ठीक है,
धीरे धीरे मनी सप्लाई, जिसको इसी को मनी सप्लाई कहते हैं, कि आरबीआई की जो कैपेसिटी है पैसा प्रिंट करने की, वो क्या है, या आरबीआई कितना पैसा मार्केट में अवेलेबल करा रहा है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ने लगती है, यानी आरबीआई इंड्यूस करता है इकॉनमी में मनी, ठीक है, इकॉनमी में आरबीआई इंड्यूस करता है मनी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी समझ लीजिए कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई इंड्यूस कर रहा है मनी मार्केट में। अब जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि आरबीआई मार्केट में पैसा डाल रही है तो लोगों के जेबों तक ही वो पहुंचेगा। जैसे ही लोगों के जेबों तक पैसा पहुंचेगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगा, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ने लगी, यानी वो अब ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएंगे। ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएंगे, इसका मतलब लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, और जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई सेम रहेगी, तो तब हम प्राइस राइज को देखेंगे, और इसी प्राइस राइज को इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आरबीआई इंड्यूस करती है मनी इकॉनमी में, ठीक है, जैसे ही आरबीआई इंड्यूस करती है मनी इकॉनमी में, उस इकॉनमी की जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ने लगती है, लोगों के जेब में पैसा आता है, तो लोग अब ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। जैसे ही लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सप्लाई फैक्टर इस वक्त कांस्टेंट है, तो सप्लाई उतनी ही आ रही थी जितनी पहले है, लेकिन डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ही इम्बैलेंस होगा, सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तो जैसे ही ये कंडीशन आएगी, फर्म्स को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये, कि एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ एक सेब है, और लोगों के पास पैसा, हर एक, यहाँ पे दो बैठे हैं और दोनों के पास 100-100 रुपये है, ठीक है, तो लेकिन सेब एक ही है मार्केट में, तो इस सेब की मिनिमम प्राइस क्या रहेगी, क्योंकि दोनों के पास 100 रुपये है, तो और दोनों को ये कमोडिटी चाहिए, तो मिनिमम प्राइस इसकी 100 होगी, लेकिन दोनों 100 देने को तैयार है, तो लेकिन कमोडिटी एक है, तो उस टाइम प्रोड्यूसर जो है वो कहेगा इस सेब की प्राइस 100 नहीं, इस सेब की प्राइस 110 है, तो जो 110 देगा उसका ये सेब हो जाएगा। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं 100 से 110 कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ने लगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सप्लाई साइड है वो उसी तरीके से सप्लाई कर रहा है, लेकिन अचानक से क्योंकि आरबीआई ने पैसा इंड्यूस किया इकॉनमी में, डिमांड अचानक से बढ़ गई, और इम्बैलेंस की वजह से, डिमांड और सप्लाई की इम्बैलेंस की वजह से प्राइस बढ़ा, और इसी चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, अब जैसे ही प्राइस बढ़ा एक गुड का, ठीक है, प्राइस बढ़ा किसी गुड का, तो जो प्रोड्यूसर है उसके मन में लालच आता है कि अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँगा, क्योंकि वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट तो वो पे कर ही रहा है जितना वो पहले कर रहा था, तो जो प्राइस बढ़ा वो उसके प्रॉफिट में चला जाएगा, तो प्रोड्यूसर जो है वो थोड़ा ग्रीडी होना शुरू होता है। प्राइस बढ़ता है, उसकी ग्रीड बढ़ती है, तो वो ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करता है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड बढ़ रही है, उसी की वजह से तो प्राइस बढ़ रहा है,
तो ये इसी ग्रीड को, ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है, बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू होता है। ठीक है, एक इकॉनमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती है, एक्सपेंशन का स्टेज आता है वहाँ पे। और जैसे ही बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इसी प्रोडक्शन के बढ़ने को हम ग्रोथ कहते हैं, और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ने लगी, तो ये जो प्रोडक्शन करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेबर चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई, इस फर्म ने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर को हायर किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो उस लेबर को इसको पे भी करना पड़ेगा, वेजेस। तो जैसे ही ये इसको पे करेगा वेजेस, उस एक की इनकम आ गई, तो इनकम बढ़ना शुरू हुई पूरी इकॉनमी में, क्योंकि एक ही फर्म तो प्रोडक्शन का इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, सब रेस में लग जाएंगे, तो इनकम पूरी इकॉनमी की धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही इनकम बढ़ेगी, अब जो पहले अनएम्प्लॉयड था, प्रोडक्शन बढ़ इसको प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उसने इसको एम्प्लॉय कर लिया, तो ये एम्प्लॉयड हो गया। अब जब ये अनएम्प्लॉयड था, इसके पास इनकम कुछ भी नहीं थी, तो ये सिंपल सिंपल कपड़े पहनता था। ठीक है, ये सिंपल जूते पहनता था, सिंपल खाता था। लेकिन जैसे ही इसकी इस अनएम्प्लॉयड की जॉब लगती है, इसकी इनकम आना शुरू होती है, तो अब जो ये सिंपल खाता पीता था, पहनता था, अब ये ब्रांड पहनना शुरू हुआ, ब्रांडेड खाना शुरू हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ना शुरू होता है, इसी चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे नज़र देखिए, तो पहला स्टेज जो एक इकॉनमी देखती है, वो ग्रोथ का होती है। ठीक है, ग्रोथ का स्टेज होता है, उसके बाद एक इकॉनमी डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुँचती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ, कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, ग्रोथ का मतलब सिंपली आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम ग्रोथ कहते हैं। और जैसे ही ग्रोथ आ जाती है इकॉनमी की, ग्रोथ पे वो आ जाती है, उसके बाद वो डेवलपमेंट पे आती है। ठीक है, डेवलपमेंट की स्टेज पे आती है। तो डेवलपमेंट का स्टेज क्या कहता है? डेवलपमेंट का स्टेज कहता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें मनी सप्लाई के होने बढ़ाने से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको कहा इन्फ्लेशन क्या है, ग्रीड है एक प्रोड्यूसर के लिए। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सोचता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन एनकरेजेस प्रोड्यूसर एज प्रोड्यूसर टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर। इन्फ्लेशन का पैरामीटर क्या है? एक प्रोड्यूसर के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रोड्यूसर को अगर पता चला कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन बढ़ा देगा, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक स्टिमुलस है। ठीक है, एक स्टिमुलस है इन्फ्लेशन प्रोडक्शन को बढ़ाने का। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये डिस्करेज करती है कंज्यूमर को, एज कंज्यूमर टेंड्स टू परचेज लेस। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक हद तक बढ़े तो प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस करता रहेगा, कंज्यूमर भी परचेज करता रहेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक मार्क से ज़्यादा बढ़ी, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा,
लेकिन एक कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि परचेजिंग पावर उसका लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल कर पाए, एक सेट पैरामीटर एक बेस पे रखे जहाँ पे प्रोड्यूसर भी कॉन्फिडेंट रहे, कंज्यूमर भी कॉन्फिडेंट रहे। यानी जो ये प्रोड्यूसर है ये क्या है, सप्लायर है। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, ये डिमांड करता है, डिमांडर है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक साथ मिले, अगर हम वो प्राइस डिसाइड करें या वैसे इन्फ्लेशन को हम रेगुलेट करें, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा तो एक इकॉनमी ग्रो करती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, और एट द सेम टाइम हमारा जो कंज्यूमर है वो भी डिस्करेज नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हमें अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हम डिमांड सप्लाई को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी को देखते हुए एक 2016 की बात है, एक टारगेट बनाया गया जिसको कहा गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2016 में इंडिया ने अपनाया, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। न्यूजीलैंड में पहली बार ये कंसेप्ट देखा गया 1987 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एनकरेज तो करती है प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस ज़्यादा करता है और ग्रोथ होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े तो वो डिस्करेज करती है कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर परचेज कम करता है। यानी अगर हम इन्फ्लेशन को खुला छोड़ दे, सप्लाई बढ़ती रहेगी, लेकिन सप्लाई बढ़ने से उससे क्या होगा, डिमांड नहीं होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी लेकिन डिमांड कुछ नहीं होगी, और तब हम क्या जाएंगे, तब हम रिसेशन में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हुई और सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो दोनों चीज़ें एक इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं हैं, और दोनों अगर अच्छे नहीं हैं तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा जहाँ पे सप्लाई और डिमांड को हम इक्विलिब्रियम में लाए। और उसी के लिए 2016 में हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग चुना। ठीक है, इसमें क्या है, आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, उसको मॉनेटरी अथॉरिटी बनाया गया कि आप इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में रखेंगे। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को आप कम से कम 2% में रख सकते हैं या फिर 6% पे। ठीक है, इन्फ्लेशन को आपको कैसे देखना है, 4 ± 2 इस ब्रैकेट के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, और वो इन्फ्लेशन इस ब्रैकेट के बीच में कैसे रहेगा वो डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस ब्रैकेट को आरबीआई कैसे इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करना ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे प्रोड्यूसर भी कॉन्फिडेंट रहे और कंज्यूमर भी, प्रोडक्शन भी होता रहे और डिमांड भी कम ना हो। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये 4 + 2 यानी 6% हो सकता है, या तो ये 4 - 2 यानी 2% जा सकता है। दो एक्सट्रीम्स है इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के। ठीक है, दो एक्सट्रीम्स है। इसका मतलब कम से कम इन्फ्लेशन क्या हो सकती है, 2% आरबीआई को मेंटेन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई हैंडल कर सकता है 6% इन्फ्लेशन को। अगर 2% से नीचे चली जाए इन्फ्लेशन, यानी <<2% हो जाए, यानी 1.5% इन्फ्लेशन हो जाए, 1% या 0.5% इन्फ्लेशन चली जाए, तब क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट बहुत कम होगा, वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं जनरेट कर पाएगा, और कंज्यूमर एनकरेज होगा। प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा तो सप्लाई कम होगी, और कंज्यूमर एनकरेज होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। फिर से वही चीज़ हुई जिसको हम कहते हैं
इम्बैलेंस आ गया इकॉनमी में। और इम्बैलेंस इकॉनमी में होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है, इट इज़, एक तो हमें ग्रोथ चाहिए प्लस स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वायलेट हो रहा है स्टेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर डिस्करेज यानी सप्लाई कम, और कंज्यूमर एनकरेज यानी डिमांड ज़्यादा। इस इंस्टेबिलिटी को इकोनॉमिक्स में हम टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा, तो प्रोडक्शन कम हुई तो ये डायरेक्ट ग्रोथ रेट पे असर करेगी। अब सप्लाई जैसे ही कम हुई तब क्या होगा, जो डिस्करेज कर रहा है सप्लाई को, वो लेबर को फायर करना शुरू कर देगा। वो लेबर को बोलेगा कि आप घर पे ही बैठिए, हमें प्रोडक्शन नहीं करना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ कम होगी, तो डायरेक्टली इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर 2% से कम इन्फ्लेशन एक इकॉनमी में हो। लेकिन अगर ये 6% से ज़्यादा हो जाए इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी 7% इन्फ्लेशन चली जाए, 10%, 15%, तब क्या होगा? तब प्रोड्यूसर एनकरेज होगा और कंज्यूमर डिस्करेज होगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो डिमांड कम करेगा। यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर जैसी एनकरेज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुई, और कंज्यूमर जैसी डिस्करेज होगा तो डिमांड कम हुई, और फिर से इंस्टेबिलिटी, इम्बैलेंस आया। यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन ये दो चीज़ें तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे जो हम देखेंगे, यानी हमारी डिमांड धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। डिमांड जैसी ख़त्म हो जाएगी तो हम रिसेशन में चले जाएंगे, और अगर परसिस्टेंटली ये डिमांड कम हुई 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, इकॉनमी डिप्रेशन में चली जाएगी, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों साइड प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को ट्राई करते हैं इस ब्रैकेट के बीच में रखने का, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम, देखिए। अब यहाँ पे समझिए, इन्फ्लेशन होता है परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो मैंने आपको समझाया। लेकिन इसी का जो अपोजिट होता है, यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, अगर प्राइस फॉल हो तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जब प्राइसेस बढ़ रही हो। डिफ्लेशन मतलब परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, जहाँ पे प्राइस कम होता हो, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तब आरबीआई क्या करेगा? अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो आरबीआई एक काउंटर एक्शन करेगा, जिसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रही है। और प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपके पास जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रही है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। क्यों प्राइस बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो ये क्या करेगा, डिसइन्फ्लेशन ट्राई करेगा मनी सप्लाई को कम करने की। वो मनी सप्लाई कैसे कम होगी? आरबीआई जो रेट्स है इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, लोग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे तो लोन लेना कम करेंगे। जैसे ही रेट्स बढ़ेंगी तो लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एक कंज्यूमर के जेब में पैसा कम होगा। जैसे ही पैसा कम होगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और जो हम एक एक्स्ट्रा डिमांड देख रहे थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगी, ठीक है। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन एक काउंटर एक्शन और होता है जिसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस इंक्रीज करती है। जैसे ही टैक्स इंक्रीज करती है
तो इंडिविजुअल के पास पैसा कम होता है, जैसे ही पैसा कम होता है तो डिमांड कम होती है और सब्सिडीज़ कम करती है, जिसकी वजह से फिर से उनके पास पैसा कम होता है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है ये फिजिकल पॉलिसी का पैरामीटर है और ये जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का पैरामीटर है। ठीक है, और इसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन करना, इन्फ्लेशन को कम करना। और ये रेट्स कैसे इंक्रीज होती है ये फिर से हम मॉनेटरी पॉलिसी में समझेंगे। यहाँ पे बस आप थोड़ा सा याद रखिए कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई रेट्स को इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करती है और इस चीज़ को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, लेकिन अब अगर कंटिन्यूसली प्राइसेस कम होना शुरू हुई, ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इन्फ्लेशन क्यों हुई। इन्फ्लेशन हुई इन्फ्लेशन हुई बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ रही थी, इसीलिए हुई। मनी सप्लाई बढ़ रही तो डिमांड बढ़ रही थी, जैसी डिमांड बढ़ना शुरू हुआ प्राइस अपने आप बढ़ा। तो मनी सप्लाई को यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा रहा, तो डिसइन्फ्लेशन में हमने मनी सप्लाई को कम किया, कैसे, रेट्स को इंक्रीज करके और टैक्सेस को बढ़ा के। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है और उसकी वजह से डिमांड कम होती है और जिसकी वजह से क्या, प्राइसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई क्या री इन्फ्लेशन करता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं री इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने का जो काउंटर एक्शन है उसको कहते हैं डिस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का काउंटर एक्शन है री इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन करना। अब यहाँ पे आरबीआई चाहती है कि प्राइसेस बढ़े और उसको बढ़ाने के लिए वो रेट्स को कम करती है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लोग लोन लेना शुरू करते हैं, जैसे ही लोन ज़्यादा होता है लोगों के पास पैसा आता है यानी मनी बढ़ता है। जैसी मनी सप्लाई बढ़ती है फिर से हम यहाँ पे पहुँच गए, मनी सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ना शुरू हुआ और प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। और सिमिलरली ये मॉनेटरी पॉलिसी का काउंट्रैक्शन है, ये फिजिकल पॉलिसी का काउंट्रैक्शन है जो गवर्नमेंट करती है, टैक्सेस को कम करती है और सब्सिडीज़ को बढ़ाती है। ठीक है, ये चीज़ें जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आती है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा बट धीरे धीरे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, फिर जब आप फिर से इस स्लाइड को देखेंगे आपको दिखेगा कि ये बहुत इजी है। इस वक्त आपको लग रहा होगा बम्बार्डमेंट हो रही है नए कंसेप्ट्स की, बम्बार्डमेंट हो रही है कि ये इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, री इन्फ्लेशन, आरबीआई का रेट्स को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन 2% से नीचे हो तब क्या होगा। ये इंटरकनेक्टिविटी समझना थोड़ा अभी मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट धीरे धीरे जब हम अपने टॉपिक पे यानी मॉनेटरी पॉलिसी पे पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें बहुत इजी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम फिर से इस चीज़ को समझेंगे, कल के लेक्चर में थोड़ा रिपीट करेंगे हम फिर से इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और इस ग्राफ के ज़रिए उस चीज़ को समझेंगे और फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी के मनी सप्लाई जो हमारा सेकंड जो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बाद मनी सप्लाई पे हम जंप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए। टिल देन टेक केयर।